छत्तीसगढ़ की बात रायगढ़ से। रायगढ़ वो रायगढ़ जहां से निकला पावर प्लांट पूरे देश को ऊर्जा देता है, जहां से निकला काला सोना पूरे देश को ऊर्जा देता है, और जहां का जो पावर है पूरे देश को ऊर्जावान देता है, यानी कि पूरे देश को ऊर्जा देता है। वो रायगढ़ जहां का चावल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की भूख को मिटाता है, जिस शहर में मां चंद्रहासिनी का वास होता है, जहां का कथक और रायगढ़ घराना दुनिया को संगीत और नृत्य की एक नए रूप को दिखाता है। शहर वो रायगढ़ है। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी बनाना गलत नहीं होगा जब मैं इतनी सारी बातें यहाँ की बता रही हूँ। और क्योंकि रायगढ़, जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ का काला सोना पूरे देश को ऊर्जा देता है, यहाँ इतने बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की रायगढ़ से। ऐसा शहर जहाँ का चक्रधर समारोह और ढोकरा कला पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। वो रायगढ़ आज तरक्की के पैमाने पर कहाँ खड़ा है। हमने कोरोना में देखा कि बरबस ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिसने हमें समझाया, सिखाया कि ज़रूरत है कि इतनी सुविधाओं से भी आगे बढ़ा जाए। इसीलिए आज हम छत्तीसगढ़ की बात रायगढ़ से कर रहे हैं। ये समझेंगे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं से हटकर अपने स्तर पर भी काम किया है। कैसी चुनौतियां उनके बीच आई, अब आगे उन्होंने रोड मैप क्या तैयार किया है, कोरोना अगर आगे भी आता है कैसे वो समाज में काम करते रहेंगे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हम सबके बीच में हैं, और तेजी से उभरते इस इंडस्ट्रियल शहर की क्या ज़रूरतें हैं, चुनौतियां हैं, हम जानेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन सुनील रामदास अग्रवाल को। वो मंच पर आए और रायगढ़ से जुड़ी कुछ हमें खास बातें बताएं। सर। धन्यवाद सपना जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के द्वारा आज रायगढ़ की धरती में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है, छत्तीसगढ़ की बात रायगढ़ से। मित्रों, बताना चाहूँगा जी न्यूज़ का जो पूरा ग्रुप है बहुत ही जुझारूपन से अपना काम करते हैं। ये क्षेत्रीय कार्यक्रम जरूर हो रहा है। आप देखते होंगे नेशनल पे जी टीवी, जी हिंदुस्तान, और क्षेत्रीय न जाने अन्य कितने राज्य हैं, बहुत ही कर्मठता के साथ और राष्ट्रवादिता के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बेखौफ होकर। किसी भी तरह के प्रलोभन पर या कोई खौफ वो लोग मानते नहीं, उसका सामना करते हैं और अपने सारी बातों को पूरे जनता के सामने प्रमुखता से रखते हैं। आज रायगढ़ में ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मुझे जब चर्चा हुई मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ, मैं इसमें ज़रूर रहूँगा, क्योंकि मैं रायगढ़ का पुत्र हूँ, रायगढ़ मेरी कर्मभूमि है। जी से रुपेश मेहता जी, राजू त्रिपाठी जी, श्याम बिहारी शर्मा जी, आशिफ जी, सपना जी और भी इनकी पूरी टीम, सारे कैमरामैन और सारे जो लोग अथक काम कर रहे हैं। मित्रों, बताना चाहूँगा कोई भी कार्यक्रम करने से पहले बहुत ही शिद्दत के साथ जुड़ना पड़ता है कि कार्यक्रम को कहाँ करना है, कैसे करना है, किन लोगों को आमंत्रित करना है, कौन से विषय रखने हैं, क्या बात कहनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हम छोटी सी बात में कह देते हैं प्रोग्राम अच्छा था, खराब था या जैसा भी था, लेकिन किसी की समीक्षा तुरंत वो एक शब्दों में नहीं की जा सकती, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। रायगढ़ की बात करूं, रायगढ़ एक बहुत प्यारा शहर है। यहाँ के लोग बहुत ही उम्दा और अच्छे हैं। रायगढ़ में जो भी व्यक्ति आता है, रायगढ़ शहर उसको स्वीकार करता है, उसे हाथों हाथ लेता है। आप देखेंगे रायगढ़ तो विरासत में अगर बात करें, राजा चक्रधर सिंह सेठ किरोड़ीमल की नगरी है, संस्कार धानी, कला धानी, जहाँ तक आपने भी बताया सपना जी ने, नृत्य और संगीत की जो बातें हुई, यह रायगढ़ की विशेषता है, यहाँ की विरासत है। अभी कालांतर में कुछ 20-25 वर्षों में औद्योगिक घरानों ने अपना पांव पसारा और रायगढ़ की धरती में इसका विस्तार हुआ। इससे जरूर कुछ पर्यावरण को क्षति हुई, तो हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण पे जरूर हमें नुकसान हुआ है। मित्रों, तब रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के माध्यम से मैंने अपने माता पिता के नाम से इस फाउंडेशन को रखा। उनके जीवित काल में, मेरे पापा भी नहीं है, उनके सामने रह कर मैंने फाउंडेशन बनाया और मैंने सोचा कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो सबसे सरल और उम्दा उपाय है वो है वृक्षारोपण, पौधरोपण। यदि हम अपने अंचल में पूरा हरा भरा कर दें,
पूरे शहर को, पूरे राज्य को, पूरे देश को हम जंगल बना दें, क्योंकि कंक्रीट के जंगल भी फैल रहे हैं, लेकिन उससे हमारा जीवन नहीं चल सकता। आपने देखा होगा कोरोना में ऑक्सीजन की महामारी को किस तरह से मतलब परेशानी हुई, हर तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा विश्व हिल उठा इस ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? पौधे हैं, उससे बड़ा कोई और साधन नहीं है, और जिसको हम काटते जा रहे हैं, जंगल को, सारे जंगल को ख़त्म करते जा रहे हैं। तब फाउंडेशन ने सोचा कि इसको हम भले हम एक बूंद इसमें सहायता करें, लेकिन इसको जागरूकता लाएं। मित्रों, सामाजिक कार्य दो तरीके से होता है, एक आप जागरूकता लाने का काम करते हैं, दूसरा आपकी जितनी क्षमता होती है आप अपनी क्षमता अनुसार उसमें अपना योगदान देते हैं। कई बार पूछते हैं मेरे से मित्रों, आप बहुत वृक्षारोपण की बात करते हो, आप कितना काम करते हो वृक्षारोपण में? मैंने कहा मैं तो मात्र 50,000 पौधे साल में लगाने के लिए संकल्पित हूँ प्रतिवर्ष, लेकिन मैं चाहूँगा 5 करोड़ पेड़ लगे पूरे देश में। मेरे जैसे सुनील रामदास जैसे अनेक व्यक्ति होंगे जो इस कार्य को जुटेंगे, करेंगे। कोई भी कार्य को एक व्यक्ति नहीं कर सकता, हाँ एक व्यक्ति उस पर जागरूकता जरूर ला सकता है यदि चाहे तो। आज देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के आप देखेंगे वो काम थोड़ी कर रहे हैं, वो सबको सहयोग कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, वो थोड़ी कुछ स्वयं कोई काम कर रहे हैं। हम आपको जनता को ये देंगे वो देंगे, जब कह वो अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं, जनता के टैक्स की पैसे से दे रहे हैं, अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा है। मैं व्यापारी वर्ग से भी आता हूँ, इसमें भी एक बात कहना चाहूँगा, व्यापार एक विशुद्ध रूप से सेवा है, लेकिन लोगों को ऐसे समझाया गया कि पैसा कमाना जो है वो सिर्फ निजी उसी के लिए है। यदि कोई व्यक्ति आज इस होटल में बैठे हैं, ये होटल इतना बड़ा जिसने खोला है, हम इसको दो नज़रिए से देख सकते हैं, अरे देखो पैसे कमा के इसने होटल कितना बड़ा कर लिया। दूसरा नज़रिया ये है कि देखो इसने बनाया तो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। नज़रिया अपना अपना है दोस्तों। कहने मतलब क्या है, व्यापार विशुद्ध रूप से सेवा है और इसमें हम रोजगार भी देते हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार कहाँ से देंगे? व्यापार से देंगे, और दूसरा कोई महती साधन नहीं है। यदि आपको रोजगार पैदा करने हैं तो आपको व्यापार को बढ़ाना होगा, व्यापारी समाज का सम्मान करना होगा, और यदि उनकी कुछ गलतियां हैं उनको बताना होगा कि आप ऐसे नहीं ऐसा कीजिए। और आप देखिए टैक्स के प्रति भी रुझान बढ़ा है। लोग आपको जब कलेक्शन देखते हैं जीएसटी का कि इतने लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, कैसे हुए, लोगों में रुझान बढ़ा है। पहले और अभी में अंतर है। किसी को एकदम से एकाएक किसी के बारे में कह देना कि वो भ्रष्टाचारी है, टैक्स चोर है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं विशुद्ध रूप से कहता हूँ उसका एक एक पैसा खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है। व्यापारी वर्ग का सम्मान करें, गलतियाँ हैं तो उन्हें सुधारें, उन्हें बताएं। उसी तरह से अन्य वर्गों में भी यही स्थिति है। मित्रों, आज रायगढ़ में अनेक लोग, आप मेरे आने वाले वक्ता होंगे, अपनी बात रखेंगे। रायगढ़ में एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत समाजसेवी हैं और हो भी गए हैं। करीब लगभग मैं कहना चाहूँगा 2004 से मैंने इस समाज सेवा के क्षेत्र में, हमारे परिवार ने, रामदास परिवार ने, मैं, मेरे छोटे भाई 2 अनिल रामदास, सुशील रामदास, हम तीनों भाई और हमारे जो बच्चे भी हैं, हम सब मिलकर सामाजिक सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। तो रायगढ़ में हमने रामदास परिवार ने हमने ये बात फैलाई कि सभी लोग समाज सेवा का काम करें, सिर्फ हम करें ऐसा नहीं है, सभी लोग करें। और रायगढ़ में देखेंगे कि अनेक संस्थाएँ चालू हो रही हैं। आपके देवकी रामधारी फाउंडेशन से नेत्र के लिए काम हो रहा है, तो अपने अग्रसेन सेवा संघ से और भी बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। और अभी कोरोना काल में तो कोई भी अछूता नहीं दे रहा, जितने संगठन है रायगढ़ के सामाजिक, सबने छोटा बड़ा काम किया। और हमारे पिताजी रामदास अग्रवाल अभी नहीं रहे, नवंबर में उन्होंने, जब से कोरोना आया तो अभी 2 वेव चला गया, तब से उन्होंने सूखा राशन, अनाज, परिवहन की व्यवस्था और भी कोई काम हो, माने जो जैसा भी पीड़ित हो, सिर्फ खाली भूख की तकलीफ थोड़ी गई है। कोरोना काल में लोग घरों में रह गए, अपने घरों पे जा नहीं पाए। लॉकडाउन जब पहली बार लगा, उनको रखना, उनको खिलाना पिलाना, रायगढ़ के औद्योगिक घरानों ने हाथों हाथ लिया। यहाँ के कप्तान एसपी संतोष सिंह ने बहुत उम्दा काम किया, और उसके साथ पूरे सामाजिक संगठनों ने, औद्योगिक घरानों ने काम किया। कलेक्टर हमारे भीम सिंह जी हैं, पूरा जिला प्रशासन का एक एक व्यक्ति ने बहुत ही उम्दा काम किया है। यहाँ का जो मीडिया है रायगढ़ का, चाहे पोर्टल हो, चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबने बहुत ही हाथों हाथ सभी सामाजिक बंधुओं को लिया, उनको छापा, उनकी प्रशंसा की, उनके कार्यों को रेखांकित किया। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप देखेंगे कि भाई मीडिया वाले दिखाएं ना दिखाएं, उनकी इच्छा के ऊपर है ना, उस पर सामाजिक व्यक्ति का कोई कंट्रोल तो होता नहीं कि आपको दिखाना ही पड़ेगा।
वो तो उसकी, लेकिन यहाँ की मीडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया। और आज जो जी टीवी का जी ग्रुप के माध्यम से रायगढ़ में जो ये काम हो रहा है, ये मील का पत्थर साबित होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है मीडिया, ये इस कार्यक्रम को आप छोटा मोटा मत समझें, ये घटना है। नहीं तो आदमी खाली टीका टिप्पणी में लगा है अपने जीवन में। अभी आप देखेंगे पूरे टीवी में डिबेट होते हैं, हिंदू मुस्लिम पे डिबेट होता है और अन्य बातों पे डिबेट होता है। मैं एक बात अपनी विचारधारा यहाँ से बोलना चाहता हूँ, भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पंथ, समाज, संप्रदाय, धर्म का हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। सब रह रहे हैं, संविधान में इसकी व्यवस्था भी है और मानस पटल में इसकी व्यवस्था है। हिंदू समाज ने सब कुछ स्वीकार किया है। हिंदू समाज ने कभी नहीं कहा कि मैं ही रहूँगा, हिंदू समाज ने ये कहा सब रहें। लेकिन नियत पर जब तकलीफ होती है, किसी की नियत पे भरोसा उठता है, तब पीड़ा होती है। मित्रों, राष्ट्रवादी होना चाहिए भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा मेरा मानना है। और अपनी बातों को ज़्यादा न कहते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, रायगढ़ में जो संस्कारधानी, कलाधानी है, औद्योगिक घराने के साथ साथ जो विलुप्त हो रहा है, वो देखो, जीवन में अर्थ आपको व्यवस्थाएं दे सकता है। आर्थिक रूप से जब आप मजबूत होते रहो, आप व्यवस्थाओं को पा सकते हैं, मानसिक सुकून नहीं पा सकते आप। मानसिक सुकून के लिए भाईचारा चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, नृत्य चाहिए, संगीत चाहिए, अपने जीवन में सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, तब आप एक संपूर्ण जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो रायगढ़ की जो विरासत है, उस पर रायगढ़ के लोगों को उस पर भी काम करना चाहिए और उसको आगे लाना चाहिए। राजा चक्रधर सिंह के महल में उसकी बहुत सी कृति लिखी हुई है जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। मैं यहाँ के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि उनके जो सदस्य हैं, और राजा चक्रधर की जो रखा हुआ है उनके पास, उसको सार्वजनिक करें, लोगों के काम आएगा, उसकी ख्याति बढ़ेगी। और रायगढ़ के सभी समाज सेवी मित्रों को, यहाँ की जनता को, पूरे रायगढ़ जिले के वासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। रामदास परिवार प्रणाम करता है और जी मीडिया को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपने एक बात बोली कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोगों का दिल बहुत अच्छा है, वो समझ आ गया सर। आपने जो विचार रखे हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मैं मंच पर अपने सहयोगी आसिफ शेख को बुलाना चाहूँगी, वो आए। और अब चर्चा के लिए मैं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन सुनील रामदास अग्रवाल जी को बुलाना चाहूँगी, क्योंकि इस चर्चा को आगे लेकर जाएंगे। बहुत सारे काम हैं जो उनके द्वारा किए गए। सुनील रामदास जी, आप आए मंच पर, चर्चा आपके साथ अब शुरू करेंगे। आसिफ शेख मेरे सहयोगी। काम अब बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई अपने विचार रख रहा है उससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। 50,000 पौधे मात्र लगाया सर ने उसके आगे, लेकिन मात्र लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक पौधा भी पूरी तरीके से नहीं चला पाते हैं, वो सूख जाता है, उसका ध्यान नहीं रख पाते। सर 50,000 पौधे लगा रहे हैं। कोरोना काल में कैसे काम किया वो हम सब ने देखा। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी आसिफ शेख इस चर्चा को आगे लेकर जाए। हमें देखना चाहिए कि आखिर क्या क्या काम किए गए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर रामदास द्रौपदी फाउंडेशन ने कैसे समाज के लिए काम किया, कैसे प्रकृति के लिए काम किया। वरिष्ठ समाज सेवी और रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन होने के साथ साथ सुनील रामदास आज राम मंदिर निर्माण समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। कोरोना महामारी के मौजूदा वक्त में अपनी फाउंडेशन के जरिए सुनील रामदास लगातार जरूरतमंदों तक राशन और भोजन पहुंचा रहे हैं। जनसेवा के अलावा सुनील रामदास एक बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी भी हैं। वृक्षारोपण के लिए बेंगलुरु में भूमि रत्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, नई दिल्ली में इंडिया CSR ग्रीन लीडरशिप अवार्ड 2018 और भी ऐसे कई कीर्तिमान हासिल कर चुके हैं सुनील रामदास। जन कल्याण और समाज सेवा को समर्पित सुनील रामदास का शानदार व्यक्तित्व आज पूरी मानव जाति के लिए मिसाल बन चुका है। तो ये हमने आपको एक ऑडियो विजुअल दिखाया और इस ऑडियो विजुअल में हमने आपको बताया कि सुनील रामदास अग्रवाल जी समाज के लिए कर क्या रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो हमने आपको दे ही दिया है। सुनील जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका इस मंच पर। और धन्यवाद। सुनील जी के बारे में आपको बताएं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इसके साथ साथ राम मंदिर समिति के उपाध्यक्ष हैं। तो जितना समाज के प्रति समर्पित हैं उतना धर्म के प्रति और प्रभु श्री राम के प्रति भी समर्पित हैं। तमाम संस्थाएं चलती हैं। अब वो अगर मैं लिस्ट यहाँ पढ़ने बैठूंगा, जहाँ जहाँ
सुनील जी जिनके पास पद है, तो वो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें वक्त बहुत ज़ाया हो जाएगा। इससे बढ़िया रायगढ़ की हम बात, 2 सवाल उसमें एक्स्ट्रा मैं पूछ सकता हूँ। तो सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आप इस धरती के पुत्र हैं, आप रायगढ़ से ही हैं, तो रायगढ़ के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँ तो वो तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि रायगढ़ संस्कार धानी और रायगढ़ उद्योग नगरी, संस्कार धानी का तमगा जिस शहर के पास हो और वो पिछले 2-2.5 दशक में अगर वो उद्योग धानी और उद्योग का शहर भी बन जाए, ये कितना खूबसूरत संगम है। इसमें क्या चुनौतियां हैं और प्लस पॉइंट क्या है, उपलब्धियां क्या हैं? नहीं, उपलब्धियां तो रायगढ़ को विरासत में मिली है। सुनील जी, थोड़ा सा अगर माइक आप ऊपर कर लेंगे तो जनता बेहतर सुन पाएगी। उपलब्धियां तो रायगढ़ को विरासत में मिली है। रायगढ़ में विरासत में आपने जो संस्कार धानी कला धानी की बात कही, रायगढ़ में बहुत ही भाईचारा वातावरण और शगुन का वातावरण शुरू से रहा है। ये अभी कालांतर में कुछ वर्षों में जो आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से पूरे देश में जो हलचल हुई कि हमें और भी देशों से लोहा लेना है, तो क्यों हम आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, तब जिन जिन राज्यों में मिनरल्स हुए, खनिज हुए, उस हिसाब से वहाँ पर उद्योगों ने अपने पाँव पसारा। तब रायगढ़ शहर भी उसमें अछूता नहीं रहा। रायगढ़, झारखंड, उड़ीसा का ये जो संगम है, बॉर्डर है, यहाँ पर मिनरल्स की उपलब्धता है, उस हिसाब से यहाँ पर माइंस उद्योग सारे अभी कुछ 20-25 वर्षों में खुले और उसके बाद आर्थिक प्रगति हुई। लेकिन रायगढ़ में जो पुरानी विरासत है, दोनों के सामने चुनौती ये है कि आर्थिक आकर्षण में लोग अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के दिशा में उधर चले जा रहे हैं और वो चीज़ छूट रही है। ये थोड़ा दुख का कारण हो सकता है, तकलीफ का कारण है। और कुछ लोग उसमें करना तो चाहते हैं, उनको साथ चाहिए, उनको सहयोग चाहिए। तो मैं रायगढ़ के व्यापारी समाज, उद्योग समाज और जिला प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जो रायगढ़ की अर्थव्यवस्था के अलावा जो विरासत है, व्यापार धंधे के अलावा जो विरासत है, उसको भी उचित स्थान बहुत प्राथमिकता से मिले, उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो दबा हुआ है थोड़ा वो ऊपर आ जाए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अगर आर्थिक व्यवस्था आपको सुधारनी है तो आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए अर्थ चाहिए, लेकिन अगर आपको मानसिक संतुष्टि चाहिए तो उसके लिए आपको मूल चाहिए और मूल की शांति चाहिए। और किसी भी शहर की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे औद्योगिकीकरण के साथ, उद्योगों के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ माँ चंद्रहासिनी का वरदान है, आपने एक बात कही कि देश जब लोहा ले रहा है, देश को जब लोहा लेना है, तो लोहे से मुझे याद आया कि ये काले सोने की नगरी है, यहाँ से काला सोना निकलता है, कोयला, आयरन ओर और बहुत सारी चीज़ें। आगे और कैसे देश का पावर सेंटर रायगढ़ बन सकता है, उसमें क्या संभावनाएं आप देखते हैं रायगढ़ के लिए? बहुत सारी संभावना है और रायगढ़ तो पावर सेंटर बहुत हद तक है, आप जो बन सकता है बोल रहे हैं। आप देखेंगे रायगढ़ में अभी जिस तरीके से काम हो रहा है, हाँ थोड़ी इसको व्यवस्थित होने की ज़रूरत है और पूरे देश में ज़रूरत है। भारत देश में जब कोई व्यापारी वर्ग अपना संसाधन खोलता है तो उसको जो मूल रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब परिवहन के हिसाब से और भी कई चीज़ों के लिए, उसकी कमी है। प्रशासन उस पर काम कर तो रहा है लेकिन वह अभी पर्याप्त नहीं है। यदि प्रशासन यहाँ के व्यापारी समाज को उसके व्यापार में सहयोग करे, उनका जो दायित्व है उसको यदि पूर्ण करे, तो निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग और अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल। हो सकता है, पूर्णतः लाभ नहीं हो सकता, आपको कर कर दिखाना होगा। जैसे हम कुछ कर कर दिखा रहे हैं समाज सेवा कुछ, और हम यहाँ पर गौरवान्वित हो रहे हैं, यहाँ पर महिमा मंडित हो रहे हैं, आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो हमारे से बड़े बड़े समाज सेवी भी जो बहुत काम कर रहे हैं वो अपने घर पे बैठ के मुझे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई इसने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर दिया जितना बखान हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा, आपका कहना सच है, लेकिन हम इस बात को भी दिखाकर ही तो जागरूकता फैला सकते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। यदि हम गुप्त तरीके से करेंगे कि किसी को पता न चले कि भाई पुरानी कहावत है कि इस हाथ को ये पता न चले कि इस हाथ ने क्या दिया, वो भी सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ, आप काम छोटा करें बड़ा करें, उसको प्रदर्शन न करें, उसे प्रदर्शित कीजिए और लोगों को उस पर रुझान बढ़े, उनको बताइए कि आप भी करें, क्योंकि आप कर कर बताएंगे तभी वो आपकी बातों को ज़्यादा मानेगा। आप देखेंगे साधु संत प्रवचन देते हैं, उनसे छोटी सी गलतियाँ हो जाती हैं, वो उनको जेल हो जाती है, उस साधु का जो पूरे वर्षों का किया हुआ तब छोटी सी गलती में मिट जाता है। मतलब कहने मतलब समाज आपको माफ़ नहीं करता है,
अगर आप समाज सेवी होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, पुजारी होते हैं, संत होते हैं, तो आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन काल के किए कार्यों को बेपर्दा करके और मिट्टी में डाल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी को चौकन्ना होना चाहिए और अपनी कथनी करने का जो फर्क होता है कर दिखाना चाहिए, तो कथनी करने में फ़र्क नहीं होगा। ये एक पर्यावरण के प्रति एक सवाल मेरा जरूर था आपसे सुनील जी। सरकारें वक्त वक्त पे पौधरोपण, वृक्षारोपण ये कार्यक्रम चलाती रहती हैं, अरबों रुपए उसमें योजनाओं में जाते हैं। फिर आप जब आउटपुट पूछिए 5-7 साल बाद, आधे सूख जाते हैं, आधे टूट जाते हैं, आधे बचते जो हैं वो कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो वो क्यों नहीं उतना आउटकम ले पाते जितना समाज सेवी ले लेते हैं, जितना सुनील जी ले लेते हैं? ऐसे क्या गुर हैं? ईमानदार अप्रोच उसके लिए है, या दरअसल कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि पौधा छोटा नहीं है बड़ा है, कुछ इस तरह से? ऐसी क्या चीजें हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, एक तो बड़ी मेहनत से किसी को आप जागरूक करते हैं कि वो पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाए, लेकिन वो पौधा पेड़ भी बने आगे जाकर, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? आसिफ जी, जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी होती है उसी से आपको परिणाम मिलते हैं। सामाजिक व्यक्ति समाज के काम करने की जिम्मेदारी लेता है, वो बाधित नहीं है, बाध्य नहीं करने के लिए, वो जवाबदारी लेता है, उसको सोचता है मुझे करना चाहिए, मेरा दायित्व है। जब वो जिम्मेदारी लेता है तो उस काम को व्यक्तिगत करता है तो उसके परिणाम मिलते हैं। जब सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो हम मंच आयोजन करते, कार्यक्रम करते हैं और चले जाते हैं। उस कार्य को, उस सेवा को करने के बाद उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये तय ठीक से नहीं होती है, इसलिए उसके परिणाम भी नहीं मिलते हैं। पौधरोपण की जहाँ तक बात है, हम यदि छोटा पौधा लगाते हैं, ट्री गार्ड लगाते हैं, लगभग 1000 रुपये का होता है और पौधा 2 फुट का होता है। जब छोटा बच्चा होता है, छोटा पौधा होता है, उसकी देख रेख में ज़्यादा मेहनत और केयर होती है, तो उसको बड़ा करने में वक्त भी लगता है। किसी भी चीज़ का एक वक्त होता है, 9 महीने में बच्चा जन्म लेता है, उसको वक्त लगता है। पौधा भी यदि बड़ा होना उसको वक्त लगेगा। मेरा मानना है, हम जो नर्सरी चला रहे हैं रायगढ़ में, रामदास नर्सरी के नाम से उर्दना चौक में 6 एकड़ में है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो हमारा क्या सोचना है, हम पौधे को अपनी नर्सरी में 8 से 10 फुट से 12 फुट का बड़ा करें और जब वर्षा काल आए तभी उसका रोपण करें, ताकि एक ही वर्षा ऋतु में वो अपनी जड़ों को पकड़ ले। तो उस पर आपको ट्री गार्ड खर्च नहीं करना पड़ेगा। वो पेड़ 50 रुपये का भी आ सकता है उसकी प्रजाति के हिसाब से, 100 का भी, 200 का, 500 का भी आ सकता है। और वो 3-4 साल का अपने आप स्वयं नर्सरी में होता है। जब आप उसको रोपित करते हैं तो तुरंत उसका परिणाम मिलते हैं और पौधरोपण हो जाता है। आप छोटे पौधे लगाते हैं, आप हज़ारों की संख्या में लगा लें, जब आप जाएंगे 1 हफ्ते बाद तो उसमें से 5% ही पौधे जीवित नहीं मिलते हैं, क्योंकि देख रेख नहीं हो सकती, छोटे होते हैं। ये उसकी समस्या है। दो बातें आपने नोट की। एक तो सुनील जी हर चीज़ को छोटा छोटा बताते हैं, 50,000 पौधे लगाते हैं हर साल, कहते हैं वो छोटा सा काम है। मैंने कहा बड़ा काम है। दूसरा कह रहे हैं रायगढ़ में एक नर्सरी खोल दी है 6 एकड़ की, कह रहे हैं छोटी सी नर्सरी है। अब आप सोचिए 6 एकड़ में छोटी नर्सरी होती है। लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर भी आपके लिए एक बहुत बड़ी सलाह है कि सीधी बात है, बच्चा अगर 3 साल का है घर में और बच्चा अगर 13 साल का है, तो 13 साल का बच्चा कुछ अपना भी ख्याल रख लेगा, इसलिए बड़ा पौधा अपना ख्याल रख लेगा, जड़ें पकड़ लेगा और उसके बाद वो आपको आउटकम मिलेगा। आप समाज सेवी हैं, आप पर्यावरण प्रेमी हैं, आप उद्योगपति हैं, आप शिक्षाविद हैं, आपने चुनाव भी लड़ा। रामदास जी, जनता आप जानना चाहती है कि आप आगे चुनाव लड़ेंगे, आप कब चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे? जी हजीब जी, कहना चाहूँगा मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ। हाँ, निश्चित रूप से 2013 में मैंने रायगढ़ से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और छोटा मोटा प्रयास भी किया था, सबका साथ देते हुए, और तब मुझे वो अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं आज की बात कहूँ तो मैं बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना चाहता और मैं सेवा के कार्य को बगैर चुनाव लड़े भी कर सकता हूँ और करता रहूँगा। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, अभी मेरी कतई इच्छा नहीं है। पद अगर आ जाएगा, सरकार का अगर साथ होगा, तो क्या समाज सेवा और बेहतर नहीं हो सकती सुनील जी? ये हो सकती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप बन जाते हैं। जब आप किसी एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ते हैं तो आप आधे तो ऐसे हो गए दल के हिसाब से, फिर उस दल में आपके सारे समर्थन नहीं करते तो आप 25% वैसे हो गए। आपकी एक राजनीतिक व्यक्ति की स्वीकार्यता जो है, मैं समझता हूँ आंकड़ों के हिसाब से, दल के हिसाब से आधा, फिर उस दल में आपका समर्थन आधा, तो 25% रह जाती है। जब आप समाज सेवी होते हैं तो 500% रहती है। इसका मतलब सियासत जब कोई ज्वाइन करता है तो अपनी पार्टी में लोग आरी लेके बैठे रहते हैं कि आइए आपको काटेंगे। नहीं, वो बैठना नहीं पड़ता, आप पहुंच गए तो कटने के लिए तैयार रहिए। ये अच्छा है, आप अगर अंदर आ गए तो कटने के लिए तैयार रहिए। एक छोटा सा अंतर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब एक समाज सेवी सियासत में आता है या सियासत वाला जब समाज सेवा में आता है,
कितना अंतर रहता है इसमें और ज्यादा बेहतर कौन सा है? निश्चित रूप से देखो, राजनीति में भी आदमी समाज से बहुत, आज प्रधानमंत्री जी और बहुत अच्छा समाज जी कार्य राजनीति में करते हुए कर ही रहे हैं, क्योंकि करना एक्चुअली समाज का ही कार्य है। राजनीति का नाम ठीक है, भाई करना क्या होता है, समाज का ही कार्य करना होता है। आपको भूखों को राशन देना है, मुहैया कराना है, जितने भी योजनाएं सरकार की हैं वो समाज सेवा का ही कार्य तो है। समाज सेवा ही करना है राजनीति करके। राजनीति करने मतलब कोई षड्यंत्र थोड़ी करना है। जो करते हैं वो मतलब रेखांकित भी होते हैं, उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं लोग उसको धन्यवाद भी देते हैं और उसको चाहते भी हैं, उनको मदद भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। समाज सेवियों की समाज में इतनी पकड़ होती है, आम जनता उन्हें जानती है, तो क्या वजह है कि सियासत समाज सेवियों की दक्षता को पहचान नहीं पाती, उनको वोट नहीं देती, एक बार को दूसरी पार्टी की विचारधारा के लोग आएंगे उनको दे देती है, ये जानते हुए कि समाज सेवी की यहाँ बहुत पकड़ है? क्या होता है, राजनीति में पावर होता है, अब पावर से आदमी जो है ना अहंकार हो जाता है, पावर अहंकार को भी जन्म देती है। समाज सेवा जो होती है आपको आपकी मानसिक संतुलन को जमीन पे रखती है और पावर आपको आसमान पे ले जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस दिन समाज सेवी व्यक्तियों को ये राजनीतिक दल के प्रमुख और ब्यूरोक्रेट्स प्रमुख चेयर पर बिठाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और स्वयं बगल में बैठेंगे, उस दिन उनका सही सम्मान होगा और निश्चित रूप से बहुत प्रगति होगी देश की। तो फिर किसी बड़े राजनीतिक दल की नजर जरूर सुनील जी पर होगी, और सुनील जी को अगर अप्रोच करते हैं तो सुनील जी मन बदलेंगे? नहीं, मुझ पर तो नज़र सभी की रहती है, नज़र की कहीं कोई कमी नहीं है और सभी का मुझे मतलब सहयोग भी मिलता है, उनका आशीर्वाद भी रहता है। लेकिन निश्चित रूप से जब आप राजनीति करना चाहते हैं तो कोई भी एक दल चॉइस करना होता है। निर्दलीय का मतलब अनाथ होता है, तो एक निर्दलीय रहकर भी आपका कोई प्रभाव नहीं होता है, और जब किसी एक दल में रहते हैं तो उस दल के भी बहुत नियम कायदे होते हैं, अनुशासन होती है, आपको बंद कर कार्य करना होता है, आपको स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव भी नहीं कहूँगा। आप किसी राजनीतिक दल में रहकर भी अच्छा समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं और बहुत से राजनीतिक दल के व्यक्ति कर भी रहे हैं, मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन वो कितने हैं पूरे देश में, उसकी संख्या सीमित है। विधायक कितने होंगे? 7,000। सांसद कितने होंगे? 500। मुख्यमंत्री कितने होंगे? 29। प्रधानमंत्री कितना होगा? 1। राष्ट्रपति कितना होगा? 1। समाज सेवी तो हर घर से निकल सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा निर्दलीय है, ये देखिए, ये अब सियासी संभावनाओं पे अब चर्चा आगे बढ़ रही है। आपने कहा निर्दलीय, तो निर्दलीय अनाथ है या स्वतंत्र है? स्वतंत्र तो है, लेकिन वो लड़ पाने में सक्षम ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर संख्या बल पे, मतलब नीति बल पे नहीं, संख्या बल पे निर्धारित होता है कौन राज करेगा। इस आपने बंगाल में भी देखा और भी कई राज्यों में देखा, पूरे देश में देखा, हर जगह देखा, हर चुनाव में, हर सेक्टर में संख्या बल पे बात होती है। निर्दलीय मतलब एक हुआ, ये परेशानी का कारण है, संख्या बल नहीं है ना। यहाँ पर सच झूठ, सही गलत की बात कहाँ होती है? संख्या बल पे बात होती है। इसलिए पब्लिक को अधिकार दिया जाता है कि आपको जो सही लगता है आप उस पर समर्थन कीजिए, जनता के पास जाना होता है। अच्छा, कमाल की बात देखिए, जब सियासी संभावनाओं पर बात चल रही है, एक समाज सेवी रायगढ़ के बेटे यहाँ बैठे हुए हैं, तो आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो भी बड़ी गौर से देख रहे हैं, और हर पार्टी ढूंढती रहती है नजरें कि कौन है जिसकी पकड़ है इलाके में। तो आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, आगे आएंगे मंच पर हमारे साथ। लेकिन सुनील जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग तरीके से प्रदेशों का विकास करने की कोशिश करती हैं, तो विचारधारा कभी किसी सियासी दल से आपकी मैच होती है, आपको ऐसा लगता है, या जब फैसला आएगा, जब मौका आएगा, तब देखेंगे कि किससे लड़ना है? इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा, होती तो है, लेकिन उस दल में भी गलत लोग रहते हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी दल में अच्छे बुरे लोग हैं, तो कई बार इसका चयन करना मुश्किल हो जाता है। ये राम मंदिर वाला दल है? कौन सा दल है? नहीं, कोई दल नहीं। राम मंदिर तो कोई दल ही नहीं होता। नहीं, मैंने कहा राम मंदिर वाला दल। राम मंदिर तो अपने आप में राम मंदिर वाला भी कोई दल नहीं होता है। ये तो बातचीत का जो पृष्ठभूमि बन चुकी है, लोग कहते रहेंगे कोई राम मंदिर वाला कोई दल ही नहीं होता है। सभी राजनीतिक दल में राम को मानने वाले लोग हैं। कौन व्यक्ति राम को नहीं मानता? राम को एक की थोड़ी है, राम तो सबके हैं। राम को हम नहीं बांट सकते, और सभी दलों में राम को मानते हैं। सभी दलों के मानने वाले लोग राम की पूजा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस विषय पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए आसिफ जी, ये थोड़ा विषय गहरा है। ठीक। राम जी को घर घर में लोग पूछते हैं। एक सवाल मैं इस पर पूछूंगा सर आपसे।
सियासत हमको बताती है कि राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं, हमको मत बताइए हमारे घर में पूजे जाते हैं राम। तो मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, उससे हटकर कब तक ये राम मंदिर, रामलला उन पर ये होगा? आपको नहीं लगता कि इतनी आज़ादी के 75 साल बाद हमको अब नेक्स्ट जेन कहते हैं ना, नेक्स्ट जनरेशन, उस पर आना चाहिए? हम नहीं आ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ पा रहे। देश की जो ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है, और बहुत सारे धार्मिक लोग, सामाजिक लोग राम जी के लिए काम कर लेंगे, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है और कर भी रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी राम मंदिर भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो सामाजिक लोग ही हैं। अब राजनीतिक पृष्ठभूमि का उसमें सहयोग है, साथ है, नहीं है, वो अलग विषय हो जाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ किसी भी क्षेत्र का मतलब किसी भी दल का अगर देश में राज होता तो उसको सहयोग मिलता। ऐसा नहीं है कि अभी जो वर्तमान में जो दल है वही उसको साथ दे रहा है। राम जी तो सबके हैं। छत्तीसगढ़ को 20 साल से ऊपर हो गए बने हुए। अब छत्तीसगढ़ एक 20 साल का युवा हो गया है। वो युवा जिसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, जिसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो आगे बढ़ना चाहता है। इस रफ्तार से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रदेश को अपने सामने बनते देखते हैं कि हमारा प्रदेश अब अलग हो गया हमारे सामने, और उसके बाद उसकी प्रगति तरक्की को भी अपने सामने देखते हैं। तो आप इस प्रगति तरक्की की रफ्तार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं हो और नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए, और जो युवा वर्ग है उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए। हर युवा को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वह अपने मन मस्तिष्क में ये ध्यान रखे कि मुझे स्वयं का कोई कार्य करना है। जब आप स्वयं कोई कार्य करते हैं तो आप 4 लोग को काम देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी का नौकरी करना, किसी का काम करना कोई गलत है, वो भी ज़रूरी है। जब आप किसी को काम देंगे वो आपके काम करेगा, जब भी आप उसको काम देंगे। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं का काम करने के प्रति उसका रुझान होना चाहिए, उस पर सफलता हासिल करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये उस युवाओं के लिए मैं पूछना चाहता हूं, उन युवाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ की उम्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 18, 19, 20 साल, 21 साल, भविष्य के यही हमारे निर्माता हैं, हमारे यही भविष्य के सूत्रधार हैं जो देश को आगे ले जाएंगे, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे। क्या संदेश एक तजुर्बेकार, एक समाज सेवी, एक पर्यावरण प्रेमी, क्या आप उनको कहना चाहेंगे सुनील जी? मैं भारत देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी बातें अभी भारत देश में जितने विषय पर बात हो रही है, चाहे वो धर्म पर हो, समाज पर हो, व्यापार पर हो, पर्यावरण पर हो, कोरोना पर हो, भाईचारे पर हो, कोई भी विषय पे बात हो रही है, आप जागरूक रहिए और हिम्मती रहिए। भारत देश का सम्मान कीजिए। भारत देश का ये जो मैप है, पीओके, अक्साई चीन से लेकर नीचे केरल तक, एक एक इंच हमारा है। इस पर आँच नहीं आनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, इसको संभाल कर रखिए। आपको पूंजीपति होना जरूरी नहीं है मित्रों। इस देश को खुशहाल बनाने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक भाईचारा, आपस का प्रेम को बढ़ाएं। आर्थिक उन्नति कम ज़्यादा हो चलेगा, लेकिन यदि आपकी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उन्नति नहीं होगी, प्रेम व्यवहार नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आप शांति से नहीं रह पाएंगे। हम हमारे भारत देश को कटते देख चुके हैं। हमारा बहुत सारा हिस्सा कट चुका है ऊपर की ओर, नीचे तो समुद्र है। एक एक इंच की रक्षा कीजिए। मैं बोलता हूं कि करोड़ों की संख्या में बॉर्डर में पहुंच जाएं और अपनी बातों को रखें। सिपाही और सेना, आर्मी जो हमारा कार्य कर रही है, हमारा जो रक्षा कर रही है, वो तो कर रही है। साल में एक दिन ऐसा भी रखें कि बॉर्डर पे हम अपनी ताकत और अपनी प्रतिबद्धता देश के प्रति दिखाएं और वहाँ पर जमा हो, बॉर्डर पे जाके और अपनी बात को रखें। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका सुनील जी। और सुनील जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ मंच पर बने रहें इधर, क्योंकि देखिए सुनील जी ने एक जो बात कही बहुत बड़ी, वो है कि सर्वोपरि है राष्ट्र, देश सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं। और सपना, हम सम्मानित करेंगे सुनील जी को। सर ने बिल्कुल सही कहा कि देश सर्वोपरि है और हर एक शख्स जो है जागरूक रहे। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एमपी छत्तीसगढ़ के हमारे सेल सर राजीव सर को, वो आए और सुनील जी को सम्मानित करें मोमेंटो देकर। तालियां बजनी चाहिए। राजीव त्रिपाठी जी हमारे साथ में मंच पर मौजूद हैं। सम्मानित करना देखिए जरूरी है, क्योंकि हमने जो सुना, देखिए हर चीज के आगे सर मात्र लगा रहे हैं कि 50,000 ही पौधे मात्र लगाए हमने, हमारी इतनी छोटी सी नर्सरी है। तो ऐसा अगर कोई समाज के लिए काम करे तो उसका सम्मान होना बेहद जरूरी है। मतलब यही एक विषय है।
आप यदि किसी की सेवा करते हैं तो उसमें आपको सुकून मिला। कई लोग बोलते हैं मैं निस्वार्थ किया हूँ, मैं इसको निस्वार्थ नहीं मानता। मुझे जो सुकून मिला वही मेरा स्वार्थ है। मुझे कोई अच्छा कार्य करने से मुझे सुकून मिलता है, ये क्या कम बड़ा स्वार्थ है? ज़रूरत है आपको महसूस करने की। सुनील जी ने 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हर चीज़ को देखने के 2 नज़रिए होते हैं, तो या तो सेवा को निस्वार्थ समझ लीजिए या उसे ये स्वार्थ समझ लीजिए कि आपको सुकून मिलता है। आप कभी भी किसी की मदद करेंगे तो आपके मन में एक आत्मिक संतुष्टि आती है, वो उसे आप अपना स्वार्थ भी कह सकते हैं, जैसे सुनील जी कह रहे हैं। और बात जब आपने कहा कि शौक और ज़रूरतें, तो मुझे वो एक लाइन याद आ गई। हम लोग बड़ा सोशल मीडिया पर उसे पढ़ते हैं कि हमारी तनख्वाह से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं, वरना शौक तो हम पिताजी के पैसों पे ही पूरे किया करते थे। तो वो मैं आपकी जो अगली पीढ़ी है, अब रामदास अग्रवाल जी की जो अगली पीढ़ी है, मैं उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। आपको जब वो देखते हैं समाज सेवा करते हुए, आपको जब वो देखते हैं पौधे लगाते हुए, तो वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम कैसा है? समाज सेवा के प्रति उनका प्रेम कैसा है? बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारा परिवार संगठित परिवार है। हम 3 भाई हैं और 1 बहन है और 11 बच्चे हैं। और हम आपस में गोष्ठी करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। क्योंकि हम अपने विचार अपनी पीढ़ी को देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तभी वो आगे करेंगे। और हमको करते हुए भी देखेंगे, तब वो उसको आत्मसात करेंगे। खाली कह देने मात्र से थोड़ा